नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी पे। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इसमें हम आज के दिन के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और अब मैं सामान्य तौर पे बिजनेस लाइन की भी कम से कम एक खबर कवर करने की कोशिश करता हूं, एक संपादकीय कवर करने की कोशिश करता हूं। तो ये तीन अखबार जो हैं हम कह सकते हैं, इन तीन अखबारों में, इन तीन समाचार पत्रों में जो भी हमारे काम के संपादकीय होते हैं, जो भी ऐसे एडिटोरियल्स आते हैं जो हमको लगता है कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, उनकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं, उनके बारे में जानने समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज है 7 जुलाई, 155वां एपिसोड है हमारा और आज की चर्चा को हम जल्दी से प्रारंभ करते हैं। शुक्रवार आ गया है, वीकेंड पास आ रहा है आप में से कई लोगों का, जो लोग वीकेंड वाले व्यक्ति हैं। लेकिन याद रखिएगा, कल को हमारी ये वाली क्लास होगी, ये याद रखिएगा। हिंदी में हिंदू कल भी होगा। कल आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होगी, शनिवार को इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होती, लेकिन हिंदी में हिंदू जो है वो आपका यथावत जैसे अभी हुआ है वैसे ही हिंदी में हिंदू आपका कल भी होगा। तो अपना वीकेंड इतनी जल्दी मत शुरू कीजिएगा, कल को इस क्लास में आइएगा। परसों आपका छुट्टी रहेगी, परसों संडे को कोई क्लास नहीं होगी। इकोनॉमिक्स की अगली क्लास आपकी अब मंडे को होगी। ठीक है, बहुत दिनों बाद इकोनॉमिक्स शुरू किया है, इसलिए एक बार दोबारा आपको याद दिला रहा हूं ये बात कि क्योंकि हर बार क्या होता है कि शनिवार को मेरे को मैसेजेस आने शुरू होते हैं कि सर आज क्लास क्यों नहीं हो रही, और एक दो बार तो छात्रों ने शिकायत भरे संदेश लिखे कि ये क्या है, बहुत ही इर्रेगुलर है। तो मैंने कहा नहीं भाई, इर्रेगुलर नहीं है, इसका शेड्यूल ही मंडे टू फ्राइडे है। शनिवार को ये क्लास जो है एक प्रक्रिया के तहत हम लोग शनिवार को अर्थव्यवस्था की क्लास नहीं करते। ठीक है, तो वही प्रक्रिया यहां पर भी लागू रहेगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यार आप सभी को जानकारी है, 7 तारीख आज हो गई है। 10 तारीख को हमारा जो P2I बैच है, मॉर्निंग बैच जो इस बार आया है सुबह 8 बजे से, वो प्रारंभ होने जा रहा है। यह आप याद रखिए, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है, अपनी तरह का एक बहुत अनोखा, बहुत इनोवेटिव प्रयोग है जो कि स्टडी IQ IAS जो है वो बाइलिंगुअल में पहले कर चुका है, इंग्लिश में पहले कर चुका है। हिंदी में कोई और संस्थान या फिर हम खुद भी ये प्रयोग पहले हमने कभी नहीं किया। हमने हिंदी में ये प्रयोग पहली बार अभी करना शुरू किया है। इसमें क्या है कि हम आपको प्रारंभिक परीक्षा से साक्षात्कार तक की तैयारी का पूरा पैकेज देते हैं। पूरा मतलब आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपको इंटरव्यू तक कभी किसी और कोर्स में, किसी और कोचिंग से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पूरी तरह से हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी संपूर्ण पढ़ाई जो है वो हम यहां पर कराएंगे। प्रारंभिक से मुख्य परीक्षा तक की आपकी तैयारी जो है वो आपकी ऑनलाइन होगी और इसमें चरण वाइज होगी, याद रखिएगा। जैसे जनवरी तक आपको हम प्रीलिम्स कम मेंस की तैयारी कराएंगे, जनवरी के बाद फरवरी से आपका एक थोड़ा सा गियर बदलेगा और आपको तब हम मेजरली, मुख्य तौर पे प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी कराएंगे। उस समय फिर आपको थोड़ा मुख्य परीक्षा की तैयारी को ब्रेक देंगे, क्योंकि यार प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद कुछ दिनों के गैप के बाद आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। दिल्ली में आप लोग आएंगे। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है रिजल्ट आने के तुरंत बाद, उसके अगले ही दिन, तो आप में से जिन लोगों का चयन होता है उनको दिल्ली बुलाया जाएगा। दिल्ली में बुला के उनको मेंस की जो एक्सटेंसिव तैयारी होती है, जो मेंस की बहुत एक मेंस की तैयारी थोड़ी अलग तरह से करी जाती है यार, वो मतलब जिसको हम कहते हैं ना हाथ दुख जाते हैं उस तैयारी में, लिख लिख के उस तरह की तैयारी मेंस की होती है। बेहद सघन तैयारी होती है, बहुत डेंस तैयारी होती है। उसके लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। उसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त फीस, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपका रहना खाना सब जो है संस्थान वहन करेगा, आपकी कोचिंग सब कुछ संस्थान उसका खर्चा उठाएगा। और ऐसे ही आपके साथ इंटरव्यू के लिए भी किया जाएगा अगर आपका इंटरव्यू के लिए चयन होता है। तो एक तरह से कंप्लीट पैकेज है, इससे आप जुड़िए। 10 तारीख सुबह 8 बजे से बैच प्रारंभ है, याद रखिएगा। अगर आप AJ लाइव कोड लगाते हैं जो कि मेरे नाम पे आधारित है, अतुल जैन, तो आप जो है 29,999 रुपए में, यानी कि 30,000 रुपए में बेसिकली इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स से जुड़ने का प्रयास करें, इस कोर्स से आप जुड़ने की तरफ आगे बढ़ें और इसमें बड़ी संख्या में एनरोल करें। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ कोई डाउट पूछना है, कोई आपके दिमाग में प्रश्न है, कोई आपके जहन में सवाल है कि यार ये चीज थोड़ी कम समझ में आई, या फिर इसको लेके कुछ एक प्रश्न है, कोई चर्चा आपको करनी है, तो वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर atul_UPSC या ईमेल पर atul.jain@studiiq.com पर भेज सकते हैं।
इस क्लास की प्रेजेंटेशन और मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास की प्रेजेंटेशन, दोनों की प्रेजेंटेशन आपको रोजाना अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस नाम के टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। हमारी वेबसाइट जो है संस्थान की वो www.studyiq.com है। आप इस वेबसाइट के जरिए हमारे कार्यक्रमों के बारे में, जो भी प्रोग्राम्स, जो भी कोर्सेज हम लाते हैं, उनके बारे में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, इसके अलावा 8 ऑप्शनल्स भी हैं हमारे। आप एक बार अगर आप उनसे भी जुड़ना चाहते हैं, हिंदी साहित्य पूरी तरह से हिंदी में है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। P2Y और हिंदी साहित्य अगर आप साथ में लेते हैं तो आपको एक कॉम्बो डिस्काउंट मिलता है। ये सारी चीजें आप ऐप पे जाके देख सकते हैं। एजे लाइव कोड हर जगह लगेगा। आप एजे लाइव कोड पूरे स्टडी IQ इकोसिस्टम में कहीं पर भी कोर्स ले रहे हैं तो सबसे सस्ते दाम पर कोर्स लेने के लिए आपको एजे लाइव कोड लगाना होगा, ये आप याद रखिएगा। चलो, तो यार आज का जो पहला आर्टिकल है वो फिरोज गांधी ने लिखा है और मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था क्योंकि फिरोज गांधी एक राजनेता हैं और वो अपने आर्थिक विचारों के लिए नहीं जाने जाते। ऐसा कुछ उन्होंने, कम से कम मैं नहीं जानता था कि फिरोज गांधी जो है वो आर्थिक मुद्दों पर भी अपने विचार रखते हैं और उनको अभिव्यक्त करते हैं और उनको छापा जाता है। फिरोज गांधी राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार पहले कई बार रख चुके हैं और वो छप चुका है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है इस बारे में। लेकिन आज उन्होंने जो एक आर्टिकल लिखा है वो उन्होंने एक आर्थिक मुद्दे पर लिखा है और वो आर्टिकल है रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण पे। देखो, अंतरराष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही समझना है हमको। बाकी तो उन्होंने बताया है कि भाई चीन ने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप दुनिया में कहीं भी जाओ और आपकी जेब में एक मुद्रा कोई होनी चाहिए जिसके जरिए आपको यह संतोष महसूस हो कि यार मैं अपना काम चला लूंगा, तो वो मुद्रा आज की तारीख में डॉलर है। इसमें तो कोई शक नहीं है। आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, आमतौर पे डॉलर हर कोई स्वीकार कर लेता है। ये बात सही है ना कि आप, क्योंकि आप कई सारे देशों में मैं भी गया हूं, आप किसी भी देश में जाइए, अगर आपके पास उस देश की स्थानीय मुद्रा नहीं भी है तो वो डॉलर ले लेगा। डॉलर जो है वहां का दुकानदार ले लेगा कि अमेरिकन डॉलर हम स्वीकार कर लेंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या अगर आप मान लीजिए वहां पे किसी थाईलैंड का भात लेके आप वहां पहुंच गए, कहीं मान लीजिए आप सऊदी अरब पहुंच गए थाईलैंड की मुद्रा लेके, तो वो नहीं स्वीकार करेगा। ये बात सही है कि नहीं है? तो डॉलर जो है वो एक तरह की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है, यानी कि ऐसी मुद्रा जिसकी पहचान और जिसकी मान्यता अंतरराष्ट्रीय स्तर की है कि दुनिया में लगभग हर जगह आप डॉलर में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप डॉलर में आदान प्रदान कर सकते हो। तो वरुण गांधी कहते हैं कि यार यही सेम चीज, यही सेम स्टेटस हमको प्रयास करना चाहिए कि रुपए को भी मिले, ठीक है। वो ये कहते हैं कि यार हमको भारत सरकार को, और भारत सरकार उसके लिए योजना बना रही है, बहुत अच्छी बात है। वरुण गांधी कहते हैं कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये एक दिन में नहीं होगा, 2060 तक भारत का जो रुपया है वो एक पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में जाना जाए, पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग किया जाए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अंतरराष्ट्रीयकरण का मतलब यह है कि वैश्विक स्वीकार्यता और व्यापार में प्रयोग। कि यार अच्छा, जैसे क्या होता है कि मान लो आपने देखा होगा कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का भी व्यापार है। आप कैसे नापते हो उसे? आप कहते हो कि भाई भारत और पाकिस्तान का व्यापार जो है वो इतने बिलियन डॉलर का है, कहते हो कि नहीं कहते? जबकि ना तो भारत की मुद्रा डॉलर है ना पाकिस्तान की मुद्रा डॉलर है, दोनों की मुद्राएं कुछ कुछ और हैं, लेकिन तब भी आप व्यापार का मापन जो करते हो डॉलर में करते हो। अक्सर उस व्यापार का पेमेंट भी डॉलर में होता है। अगर हम पाकिस्तान से मान लीजिए कुछ मंगा रहे हैं तो हम पाकिस्तान को उसका पेमेंट डॉलर में करते हैं। अगर पाकिस्तान हमसे कुछ मंगा रहा है तो वो उसका पेमेंट हमको डॉलर में करता है। तो आपका जो व्यापार है वो डॉलर में हो रहा है, जबकि दोनों में से किसी भी देश की मुद्रा डॉलर नहीं है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की पहचान होती है कि भाई आप जो है उसका व्यापार के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रयोग कर रहे हो। एक बार लॉजिकली सोच के बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार ये आर्टिकल पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार लॉजिकली सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारत और पाकिस्तान व्यापार कर रहे हैं, डॉलर में लेन देन क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? एक बार सोच के देखो, क्या लगता है क्यों होगा इसका कारण? यार इसका कारण यह है कि भारत और पाकिस्तान को यह पता है कि यार हमारी मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। डॉलर जो है वो वैश्विक व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, कोई भी मुद्रा जो होती है वो अपनी क्रय शक्ति से जानी जाती है, ठीक है।
यानी कि अगर आपके पास, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आज आपके पास एक 100 रुपए का नोट है, तो आपको लगभग अंदाजा है कि आप उससे क्या क्या खरीद सकते हो, है ना। आपको यह अंदाजा है, आपको पता है कि आप बाहर जाओगे तो भाई सामने एक दुकान है, आप वहां से एक ब्रेड खरीद सकते हो, ब्रेड क्या 40 रुपए की आती होगी। आपको पता है कि आप एक चॉकलेट खरीद सकते हो, वो 50 रुपए की आती होगी। तकरीबन इतना सामान आप खरीद सकते हो, एक 100 रुपए की क्रय शक्ति का आपको अंदाजा है। तो बेटा स्थायी मुद्रा जो होती है, मजबूत मुद्रा जो होती है, वो मानी जाती है जिसकी क्रय शक्ति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। कि यार डॉलर अगर आपके पास है तो आपको पता है कि यार डॉलर की कीमत जो है वो लगभग स्थिर है, डॉलर की क्रय शक्ति जो है वो बरकरार है। ऑब्वियसली जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता है हर मुद्रा की क्रय शक्ति थोड़ी कम होती है, लेकिन इन्फ्लेशन अगर आप नियंत्रित करोगे तो क्रय शक्ति जो है वो नियंत्रित रहेगी। अब आप बोलोगे हमारे पिताजी के जमाने में तो 100 रुपए में भाई बहुत कुछ आ जाता था, तो ऑब्वियसली, लेकिन वहां से यहां तक आने में हमको 25 साल लगे ना। तो धीरे 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 हमारे रुपए की क्रय शक्ति कम हो रही है। धीरे धीरे होने में कोई दिक्कत नहीं है, सडन चेंज नहीं होने चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो 100 रुपए में भाई साहब ब्रेड आ रही है एक, और कल को आप बाजार गए तो 100 रुपए में आपको एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर कल को 100 रुपए में गाड़ी आ जा रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मुद्रा की मात्रा में, मुद्रा के मूल्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। सारे देशों को पता है कि सबसे स्थिर इकोनॉमी दुनिया में किसी की है तो वो अमेरिका की है, और न सिर्फ अब से है, एक लेगेसी वाली बात भी है कि बहुत दशकों से रही है। तो इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका की मुद्रा में बहुत विश्वास रखती है। अब आप कहोगे यार ये तो भारत के साथ भी सही है। बात तो सही है कि भारत की भी यार अर्थव्यवस्था में कहां प्रॉब्लम आई है कोई। पिछले 25 साल से आप देख लो, 1991 में चलिए प्रॉब्लम थी, वहां से आप देखो उसके बाद तो जो हमारे यहां सुधार होने शुरू हुए हैं, 94-95 टाइप जो सुधार हो गए मान लीजिए हमारे यहां, उसके बाद यार अब तो 30 साल हो गए, हमारे यहां भी कोई दिक्कत नहीं आई। इतनी सारी चुनौतियां आई यार दुनिया में, आर्थिक मंदी आई, कोविड आया, लेकिन तब भी हमारी अर्थव्यवस्था तो चलती रही ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारी मुद्रा भी स्थिर है। यही बात वरुण गांधी भी कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, रुपए की मूल्य में कोई दिक्कत नहीं है, रुपए की स्थिरता में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसीलिए इस चीज को पुश करना चाहिए कि देखिए इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मान आपकी मुद्रा को मिलने में समय लगता है। अमेरिका ने दशकों तक रूल किया, उसके बाद जाके उनकी मुद्रा को अब जाके आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मानते हो। तो इस बात की भी पूरी पूरी संभावना है, इस बात की भी पूरे पूरे आसार है कि अगर आप ऐसा करते रहोगे, धीरे धीरे आप अपनी मुद्रा को स्थिर रखोगे, मजबूत रखोगे, तो आपकी मुद्रा जो है वो भी एक सशक्त मुद्रा के तौर पे उभरेगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पे उभरेगी। अब आते हैं वरुण गांधी ने जो कहा है, ये आपको बैकग्राउंड दे दिया मैंने थोड़ा सा। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए का शेयर मात्र 1.6% है। ऐसा नहीं है कि रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता, लेकिन परसेंटेज आप देख लो, दुनिया के व्यापार का मात्र 1.6% जो है वो रुपए में होता है। जबकि 60 के दशक तक खाड़ी देशों में रुपया प्रयोग होता था। जो भारत का रुपया है उसको देकर आप 60 के दशक तक खाड़ी देशों में आप उसको देकर आप सामान खरीद सकते थे। उसके बाद परिस्थितियां बदली, खाड़ी देशों में तेल मिल गया, वहां बहुत तरक्की हो गई, तो धीरे धीरे इसके अलावा रुपए की कीमत में अस्थिरता आ गई। देखिए किसी भी विदेशी मुद्रा को होल्ड करने में एक बहुत बड़ी समस्या क्या होती है कि आपका नियंत्रण नहीं होता। जैसे मान लो आज मैंने क्या कर रखा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आज मैं एक अमेरिकी व्यक्ति हूं, उदाहरण के लिए मैं एक अमेरिकी व्यक्ति हूं और मैंने अपने पास 1 लाख रुपए रखे हुए हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय रुपया बढ़िया मुद्रा है भाई, मैं 1 लाख रुपए अपने पास रखूंगा। अब अचानक से भारत सरकार ने क्या किया, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। ऐसा भारत सरकार कई बार कर चुकी है। 60 के दशक में किया था जब खाड़ी देशों में रुपया चलना बंद हो गया उसके बाद, या फिर 1991 के बाद भी किया था जब हम बीओपी संकट में फंसे हुए थे, उससे निकलने के लिए भारत सरकार ने रुपए का कर दिया अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या हो गया कि रुपए की वैल्यू कम हो गई। यानी कि भाई वैल्यू मतलब क्रय शक्ति, कि भाई 1 लाख रुपए पहले जितना सामान खरीद सकते थे अब अपेक्षाकृत उसका आधा सामान खरीद पा रहे हैं। तो अब भाई मैं तो अमेरिकी नागरिक हूं, मेरे पास तो 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था, बैठे बैठे मेरी संपत्ति कम हो गई कि नहीं हो गई। मैं 1 लाख रुपए में अपने आप को जितना रिच मानता था, जितना धनवान मानता था, मेरी संपदा उससे कम हो गई कि नहीं हो गई। आपने वहां की भाई भारत की सरकार ने अपनी मुद्रा गिरा दी, मैं फालतू में बर्बाद हो गया, मेरी जो क्रय शक्ति है वो अपने आप कम हो गई, है कि नहीं। तो ये किसी भी मुद्रा का बार बार अवमूल्यन वगैरह जो होता है, इससे आपकी मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस को नुकसान पहुंचता है। ठीक है,
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने के लिए दाम के लिए ये आप याद रखिए, दाम की स्थिरता बहुत आवश्यक है कि आप दाम जो है लगभग स्थिर बनाकर रखें, एक ये आप मेंटेन करें, ये एक आवश्यक चीज है। अब इसके अलावा कई बार सरकारें क्या करती हैं, विमुद्रीकरण कर देती हैं। जैसे भारत सरकार ने 2016 में क्या किया, अचानक से एक दिन बैठ के नोट बंद कर दिए। अब यार सोचो, मतलब आपका भारत की मुद्रा में विश्वास कम होगा या नहीं होगा। फिर वही मेरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं एक अमेरिकी व्यक्ति हूं, मेरे पास 1 लाख भारतीय रुपया था उस समय। अचानक से मैंने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि यार कल सुबह से तो पैसा कानूनी ही नहीं है। अब क्या है, ठीक है, एक तो मेरे को असुविधा हुई कि मुझे जाके किसी बैंक में इसको डालना पड़ा, इसके बदले मुद्रा लेनी पड़ी, जो भी करना पड़ा। दूसरा, जनरली विश्वास कम होगा कि नहीं होगा कि यार ये लोग तो कुछ भी कर देते हैं, कल को फिर से कर देंगे तो अब मैं शायद आगे भारत के रुपए में व्यापार नहीं करूंगा कि यार रहने दो, रिस्की है, पता नहीं, है ना। ये बात सही है कि नहीं है कि भाई एक बार धोखा हो चुका है, दोबारा कैसे करा ले। तो ये जो है एक आपकी मुद्रा में विश्वास जो है वो थोड़ा सा घट जाता है। या फिर जैसे विमुद्रीकरण के बाद आपको पता है प्रॉब्लम केवल भारत में नहीं हुई थी, नेपाल और भूटान में भी बहुत ज्यादा भारतीय मुद्रा चलती है। तो आरबीआई को वहां पर भी नोट बदलने की व्यवस्था स्थापित करनी पड़ी थी और नेपाल और भूटान में भारतीय मुद्रा को भारी नुकसान हुआ था। जो वहां पे भारतीय मुद्रा चलती है वहां पे विश्वास कम हो गया था। इसके अलावा अभी आरबीआई ने क्या किया, 2000 का नोट बंद कर दिया अचानक से। 2000 का नोट अब तक आ रहा था, बंद कर दिया। तो यार इसको लेकर भी सेम चीज कही जा सकती है। फिर वही बात कि अगर मेरे पास 2000 के नोट में 1 लाख रुपए रखे हुए थे, अब मैं सोचूंगा यार ये भारत की मुद्रा नहीं लेनी मेरे को, यार ये तो कोई इसका भरोसा नहीं है, कभी भी ये लोग उसको बदल देते हैं। तो इस प्रकार के जो निर्णय हैं, इस प्रकार के निर्णयों को ज्यादा नहीं लिया जाना चाहिए, सोच समझ के लिया जाना चाहिए, क्योंकि आपकी मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय करने का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें आप चाहते हो कि आपकी मुद्रा एक सच्चे अर्थों में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बने, उसको भारी नुकसान इस सब से पहुंचता है। ठीक है, भारत को एक और चीज की आवश्यकता है कि भारत को पूर्ण परिवर्तनीयता की जरूरत है। इकोनॉमिक्स के बैचेस में मैं पढ़ाता हूं पूर्ण परिवर्तनीयता क्या है। यूट्यूब पर भी जब आएगा ये चैप्टर तो आपको पढ़ाऊंगा परिवर्तनीयता क्या है। लंबा टॉपिक है पर आप ऐसे समझ लीजिए, पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब बेटा ये होता है कि आपकी जेब में रुपया है कि डॉलर है, फर्क ही नहीं पड़ता। ये होती है पूर्ण परिवर्तनीयता कि रुपया अगर पूर्ण परिवर्तनीय है तो मैं किसी भी बैंक में जाऊंगा, डॉलर दूंगा, रुपए ले लूंगा, अपने अकाउंट में रुपए के बदले डॉलर निकाल दूंगा। किसी भारतीय संपत्ति को मैं डॉलरों में खरीद सकता हूं, रुपयों में बेच सकता हूं, रुपयों में खरीद सकता हूं, डॉलरों में बेच सकता हूं। मतलब पूरी तरह से इंटरचेंजेबल है कि जो भी एक्सचेंज रेट है उसको लगा के, विनिमय दर को लगा के मुद्रा पूरी तरह से इंटरचेंजेबल है। भारत जो है वो अपने चालू खाते में, करंट अकाउंट में तो परिवर्तनीयता अलाउ करता है, लेकिन अपने पूंजी खाते में, यानी कि जो आपके देश में निवेश हुआ है, उसमें भारत परिवर्तनीयता को पूरी तरह से अलाउ नहीं करता। ये खता नहीं है, खाता है। खता मीन्स तो गलती होती है, खाता है ये। ठीक है, तो भारत जो है पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता अलाउ नहीं करता। ऐसा भारत नहीं, मतलब अगर किसी ने भारत में निवेश किया है, मान लीजिए किसी विदेशी निवेशक ने भारत में निवेश किया है, भारत में संपत्ति खरीदी है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि आज क्या संपत्ति बेच के उसको डॉलरों में पैसे निकाल के चला जाए। ये वो नहीं कर सकता। वास्तविकता में यही खतरा है जिसके कारण भारत ने पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं डाली है। भारत को हमेशा से एक ये डर रहा है कि यार हमारे यहां जो निवेश हो रहा है वो चला ना जाए, कि निवेशक जो है वो हमारे देश से पैसा निकाल के एग्जिट ना ले ले, चला ना जाए। तो उस खतरे को खत्म करने के लिए, उस एक संकट को समाप्त करने के लिए भारत ने पूर्ण परिवर्तनीयता जो है वो अभी तक अलाउ नहीं की है। लेकिन वरुण गांधी यहां पे कहते हैं कि यार ये तो एक पुरानी असुरक्षा है कि निवेशक ऐसे आपके यहां से पैसा लेके भाग जाएगा। आपको अब तो पता है ना कि भारत एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, कि निवेश के लिए भारत एक शानदार जगह है। अब आप ये स्थापित कर चुके हो पिछले कई दशकों से, भारत में जो निवेश आ रहा है वो नहीं जाता, वो आमतौर पे भारत में रहता है। तो अब हमें इस तरह की चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार को और अतिरिक्त मेजर भी लेने चाहिए और अतिरिक्त कदम भी उठाने चाहिए। जैसे जो मान लीजिए उत्पादक हैं और निर्यातक हैं, वो जो विदेश में अपने सामान का निर्यात कर रहे हैं, जो सौदे कर रहे हैं, अगर इन सौदों को वो रुपयों में करते हैं, डील्स को वो रुपयों में करते हैं, तो सरकार उनको इंसेंटिव दे सकती है कि आपको हम कर वगैरह में छूट देंगे, ताकि रुपया जो है वो धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय स्टेटस पाना शुरू कर दे। ये बात यहां पर वरुण गांधी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा था, कुछ टेक्निकल चीजें थी जिनको बताना मेरे को आपको ज्यादा जरूरी लगा
कई बार संपादकीय जो होते हैं वो इसलिए ज्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए नहीं कि जो उसमें कहा गया है उसमें जो कॉन्सेप्ट छुपे हैं वो जानना, वो सीखने का हमको मौका मिलता है, इसलिए एडिटोरियल जरूरी होते हैं। ठीक है, जो लिखा गया है एडिटोरियल वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी हद तक यहां पर वही बात है, एडिटोरियल में तो एक दो ही पॉइंट थे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना ज्यादा आवश्यक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ट्विटर कौन कौन यूज करता है आप में से? ट्विटर पे आप में से कौन कौन है? एक बार ये बताइए, ट्विटर जो है आप में से कितने लोग प्रयोग करते हैं, कितने लोग बड़े रेगुलर हैं ट्विटर पे, रोजाना जाते हैं, समय गुजारते हैं? मैं अनफॉर्चुनेटली ट्विटर पे समय गुजारने लगा हूं आजकल, ये एक आदत है जिसे मुझे कम करना है। ट्विटर पे मेरा थोड़ा समय खराब हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होना शुरू हो गया है। ये आपको मेरी उम्र तक आते आते ना आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि आजकल थोड़ी पढ़ाई कम हो रही है। आपको जो किताबें पढ़नी थी, जो किताब पिछले हफ्ते खत्म करनी थी, वो इस हफ्ते भी खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? फिर आप एनालाइज करते हो तो देखते हो अरे यार ट्विटर बहुत देखा है पिछले हफ्ते। तो उसका एक कारण यह भी था, महाराष्ट्र जहां पे मैं रहता हूं वहां पर बड़ा राजनीतिक ड्रामा चल रहा था, तो हर मिनट नई चीज हो रही थी, तो उसको मैं ट्विटर पे फॉलो करता था। लेकिन ठीक है, चलिए आज का मुद्दा यह नहीं है। आज का मुद्दा बेटा यह है कि एक नई ऐप आई है, उसका नाम है थ्रेड्स। थ्रेड मतलब धागा, थ्रेड्स नाम की एक नई ऐप आई है। यह ऐप कौन लाया है? यह ऐप लाई है मेटा। मेटा यानी कि जिसको हम पहले फेसबुक के नाम से जानते थे। तो मेटा एक कंपनी है जिसके दो बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया प्रोडक्ट हैं, पहला है फेसबुक और दूसरा है इंस्टाग्राम। अब आप में से ज्यादातर लोग शायद इन दोनों पर होंगे, है ना, या फिर किसी एक पर तो जरूर होंगे आप इनमें से ना। ज्यादातर लोग जो हैं आप इनमें से कहीं ना कहीं डेफिनेटली होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अब क्या है, मेटा ने क्या किया है, पूरी तरह से ट्विटर जैसा अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है। हम फेसबुक जानते हैं क्या है, हम इंस्टाग्राम भी जानते हैं क्या है। फेसबुक एक जनरल सोशल मीडिया है जहां पे आप मित्रों से कनेक्ट कर सकते हो, अपने जान पहचान के लोगों से। इंस्टाग्राम जो है वो एक फोटो शेयरिंग मीडिया है जहां पर आप अपने फोटो डाल सकते हो। वहीं ट्विटर क्या होता था, एक टेक्स्ट बेस्ड सोशल नेटवर्किंग था, एक टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया था जहां पर बेसिकली आप लिखते हो। ट्विटर एक लिखने की जगह है, ट्विटर पे आप फोटो डाल सकते हो, लेकिन वो फोटो डालने के लिए बना नहीं है ना, वो जगह जो बनी है वो लिखने के लिए बनी है। तो अब मेटा ने क्या किया है, ट्विटर जैसा टेक्स्ट पे आधारित एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है और उसका नाम रखा है थ्रेड्स। मेटा ने यह स्पष्ट किया है कि यह ट्विटर जैसा है, कोई उन्होंने छुपाया नहीं है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है। मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन आज मैं उसकी यूआई चेक करूंगा, आज मैं इंस्टॉल करूंगा थ्रेड्स ताकि समझ में आए कि है क्या भाई, कैसा चलता है। तो मेटा ने यह स्पष्ट किया है कि यार उसमें कोई कभी छुपाया नहीं कि यार देखो हमने जो बनाया है ट्विटर जैसा बनाया है, ये वो कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं हमने ट्विटर से बेहतर बनाया है। जो यूजर्स हैं अब तक ये भी फीडबैक आ रहा है कि वास्तव में ट्विटर से बेटर है। ठीक है, और ट्विटर को प्रतिस्थापित करने के लिए ही बनाया गया है। मेटा साफ साफ कह रहा है कि भैया हम तो इसको लाए ही इसलिए हैं कि हम ट्विटर को बदलना चाहते हैं, कि ट्विटर को हटा के ये भारत की टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया बन जाए, ये हम करना चाहते हैं। इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ मेटा जो है वो थ्रेड्स नाम की इस ऐप को लेकर आई है। ठीक है, अब यार इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे ही ये लॉन्च हुई, कल लॉन्च हुई थी, लॉन्च होने के 4 घंटे के अंदर 50 लाख से ज्यादा यूजर इस पे आ चुके थे। मैंने कहीं पर तो पढ़ा, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, कि अभी 3 करोड़ से ज्यादा यूजर इस पे एक दिन में आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पे इसको लेके एक बज़ तो है, एक उत्साह तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यार एक उत्साह तो इसको लेके है कि भाई लोग इससे जुड़े हैं, लोग इस पे आए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज से, देखिए कई बार क्या होता है, लोग सेलिब्रिटीज को देख के भी आते हैं। जैसे आप में से बहुत लोग भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते होंगे, आप में से बहुत लोग अमिताभ बच्चन को फॉलो करते होंगे, शाहरुख खान को फॉलो करते होंगे, विराट कोहली को फॉलो करते होंगे, है ना। मतलब आप में से बहुत सारे लोग राहुल गांधी को फॉलो करते होंगे, जो जाने माने लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के लोग, उनको फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार की एप्स क्या करती हैं, सेलिब्रिटीज को भी लाने का प्रयास करती हैं कि भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तो मेटा क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो काफी बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज को भी लेकर आ गई है। तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं इससे जुड़ गए हैं। अच्छा, ट्विटर जैसी ऐप बनाने का ऐसा नहीं कि पहले प्रयास नहीं हुआ। जैसे मैस्टरडॉन नाम की ऐप है, ये ट्विटर जैसी है। ट्रुथ सोशल नाम की ऐप है, ये ट्विटर जैसी है। और भारत में कू नाम की एक ऐप आई थी, ये भी एकदम ट्विटर जैसी है। आप लोगों ने सुना होगा, 2-3 साल पहले की बात है, कू का बड़ा चर्चा चला था। सारे नेता जो हैं वो कू पे जाने लगे थे अचानक से। ठीक है, लेकिन जैसा कि अब आप में से कोई जानता भी है कू क्या है। आप में से ज्यादातर लोग मैस्टरडॉन, ट्रूथ सोशल, कू, इनमें से किसी को नहीं जानते होंगे।
तो इसके जैसी ऐप पहले बनी लेकिन उनको कोई बहुत सफलता मिली नहीं, वो ट्विटर का एक वैश्विक विकल्प बन के उभर नहीं पाई। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा अभी ट्विटर के साथ हो क्या गया है कि जब से यार इलॉन मस्क आए हैं, जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर का टेक ओवर किया है, ट्विटर के वो मालिक बन गए हैं, उसके बाद से ट्विटर में एक अजीबोगरीब तरह की अव्यवस्था फैल गई है। ये बात हम सभी ने देखा है। कभी ट्विटर कहता है कि भाई हम वेरीफाइड अकाउंट के पैसे लेंगे ब्लू टिक के, फिर कहता है नहीं नहीं सबसे नहीं लेंगे, जिनके मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनसे नहीं लेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन को लेकर दुनिया भर की शिकायतें आई। कई लोग बोले हमारा वेरिफिकेशन तो कभी गया ही नहीं, कई लोग बोले कि भाई हमसे पैसे लिए लेकिन वेरिफिकेशन नहीं मिला। इसके अलावा अभी एलोन मस्क साहब ऐसा भी कुछ कह रहे हैं कि भाई हम जो है अनवेरिफाइड अकाउंट जो हैं, जो पैसे नहीं देते हैं, उनको हम दिन में 600 ट्वीट से ज्यादा नहीं देखने देंगे। तो इस प्रकार के नए नए अजीबोगरीब नियम कायदे जो हैं इलॉन मस्क साहब ला रहे हैं, और एक अफरा तफरी का माहौल है ट्विटर में कि लोगों को नहीं पता कि यार ये कैसे चलने वाला है। मॉडरेशन भी जो है कि भाई किस चीज पर प्रतिबंधित किया जाएगा, किस चीज को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, इसको लेके भी ट्विटर की नीतियां बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। इसको लेके भी एक कंफ्यूजन ही है, हर जगह एक संशय है कि पता नहीं कैसे होगा। तो मेटा ने यह कंफर्म किया है कि हम अपने थ्रेड्स को एक ज्यादा सेन तरीके से, ज्यादा समझदारी के साथ मॉडरेट करेंगे। मॉडरेट हम करेंगे निश्चित तौर पे, सोशल मीडिया है तो, लेकिन एक ज्यादा समझदारी के साथ, एक ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इसको हम मॉडरेट करने का प्रयास करेंगे, यह भी थ्रेड्स ने यहां पर कहा है। अब यार इसमें चुनौती क्या है, ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? एक नई ऐप आई है तो इसके बारे में इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूं, है ना? इतनी सारी रोज की ऐप्स आती हैं, सारी ऐप्स के बारे में तो बात नहीं करता मैं। यार इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। वो खतरा क्या है कि दुनिया के 70% इंटरनेट यूजर जो हैं वो मेटा के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे हैं। जैसे मान लो फेसबुक और इंस्टाग्राम। मेरे ख्याल से हम सभी या हम में से ज्यादातर लोग शायद ऐसे किसी भी इंटरनेट यूजर को नहीं जानते होंगे जो इनमें से कम किसी एक पे ना हो। मतलब अगर मैं अपने माता पिता के विषय में भी सोचूं तो वो फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं है। ठीक है, अगर मैं आजकल की पीढ़ी के बारे में सोचूं तो वो शायद इंस्टाग्राम पे होती है, फेसबुक पे नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं आपको, और ये दोनों मेटा द्वारा ओन्ड है, दोनों पर मालिकाना हक किसका है? मेटा का है। तो यार मेटा के द्वारा मतलब जो मेटा जिनका मालिक है, ऐसे किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको 70% इंटरनेट यूजर मिल जाएंगे। अब मान लीजिए अगर लोग ट्विटर भी छोड़ के थ्रेड्स पर आ जाते हैं, ट्विटर भी अब मान लीजिए उतना अच्छा नहीं चलता, ट्विटर की बजाय लोग थ्रेड्स पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सोशल मीडिया के क्षेत्र में मेटा का लगभग एकाधिकार हो जाएगा कि भाई मेटा जो कंपनी है, सारे के सारे सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो उसके पास आ जाएंगे। और उसमें क्या होगा? अत्यधिक डेटा का संग्रह जो है वो एक संस्थान के पास हो जाएगा। मेटा के पास आपका सारा डेटा होगा। आप फेसबुक पे जो करते हो, आप ट्विटर पे जो करते हो, आप इंस्टाग्राम पे जो करते हो, सारा का सारा डेटा जो है, ट्विटर नहीं माफ कीजिएगा, थ्रेड्स, अगर थ्रेड्स चल जाता है तो फिर निश्चित तौर पे आपका सारा डेटा जो है वो कहां पहुंचेगा? मेटा के पास। और मेटा फिर उस डेटा को किस प्रकार से यूज करेगी इसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी है नहीं। यानी कि ये इस इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, इसके पास इतना ज्यादा वैश्विक डेटा होगा जिसका वो किसी भी तरह से प्रयोग कर सकती है। फिर मेटा शायद इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर मेटा को अपनी तरफ ले ले तो वो कोई भी चुनाव जीत सकता है। और देखिए इसमें एक चीज और भी है, जैसे यूरोपियन यूनियन ने अभी तक थ्रेड्स को अपने यहां अलाउ नहीं किया है, क्योंकि आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो डेटा प्राइवेसी को लेकर, आपके डेटा की निजता को लेकर बहुत गंभीर है। तो यूरोपियन यूनियन ने पहले इनसे यह पूछा है कि आप ये बताओ, थ्रेड्स भी आपका है और इंस्टाग्राम भी आपका है, क्या आप इंस्टाग्राम से डेटा थ्रेड्स को ट्रांसफर करोगे और थ्रेड्स का डेटा इंस्टाग्राम को ट्रांसफर करोगे? हमें इस पे स्पष्टता चाहिए, क्योंकि दोनों अलग कंपनियां हैं। पेरेंट कंपनी एक ही है, एक ही कंपनी का हिस्सा है, लेकिन कंपनियां दोनों अलग अलग हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो हम अलाउ नहीं करेंगे, हमारे नियमों में यह अलाउड नहीं है। तो आप जो है पहले यह स्पष्ट करो कि आपकी डेटा शेयरिंग की पॉलिसी क्या है। यूरोपियन यूनियन ने अभी तक इसको अनुमति नहीं दी है।
तो अपने आप में ये एक खतरनाक चीज है कि भाई आपका सारा सोशल मीडिया, दुनिया के लगभग सभी लोग सोशल मीडिया के लिए एक संस्थान पर निर्भर है। ये एकाधिकार जो है ये थोड़ा सा खतरनाक है, खास तौर पे क्योंकि आप अपना संवेदनशील डेटा जो है, अपनी निजी जानकारी जो है, वो आप सोशल मीडिया इत्यादि पर शेयर करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इस खतरे को लेकर हमको समझदार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्रेड्स के बाद। अभी हमने क्योंकि डेटा की बात करी मेटा को लेकर, तो अब एक बार डेटा सुरक्षा कानून की बात भी कर लें। यार भारत में डेटा सुरक्षा के कानून को परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है, यह बात तो वर्षों से चल रही है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कई वर्षों से यह वाली बात चल रही है कि यार भारत में जो डेटा प्रोटेक्शन का, डेटा की सुरक्षा का कानून है, हमको और बेहतर तरीके से लाना पड़ेगा। श्री कृष्ण आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट आई थी, तब से चल रहा है, कई साल हो गए। और पिछले साल नवंबर में सरकार भारत में डेटा सुरक्षा कानून का एक मसौदा, एक प्रारूप बना के लेके आई थी, जिस पर लोगों को बहुत सारी आपत्तियां थी। अगर आप तब का मेरा हिंदी में हिंदू देखेंगे नवंबर दिसंबर का, तो आपको यह मिल जाएगा कि भाई मैंने इसमें कई सारी चीजें जो हैं वो आपको पढ़ाई भी थी कि यार ये इसमें समस्याएं हैं। तो अभी क्या हुआ है, भारत सरकार की कैबिनेट ने इसका एक रिवाइज्ड मसौदा, इसको जो चेंज किया गया है, उस मसौदे को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है कि भाई ये सही मसौदा है और अब संसद के मॉनसून सत्र में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब आपके सामने दोबारा एक नया डेटा सुरक्षा कानून आने वाला है। ये क्या होगा ये अभी हमें स्पष्ट नहीं है, इसमें क्या क्या लिखा गया है ये भी, इस पे अभी पूरी डिटेल जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। तो जब इस पे डिटेल जानकारी आएगी तो बहुत सारे संपादकीय आएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, तब आपको मैं सारा विस्तार से पढ़ाऊंगा। अभी आज इंडियन एक्सप्रेस जो बात करता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है कि यार देखो, ये तो क्लियर है कि आपके देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ रही है, ये तो कोई डाउट नहीं है। ये तो मतलब इसमें क्या ही बताऊं, ये तो आप सब मानते हो कि यार डिजिटल अर्थव्यवस्था का जो आकार है, उसकी जो उपयोगिता है, वो हर रोज बढ़ रही है। वो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो नहीं बढ़ रही है, वो कांस्टेंट भी नहीं है, वो निरंतर वृद्धि उसमें हो ही रही है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में एक सही नियमन होना चाहिए कि यार कोई ऐसा क्षेत्र जो है जिसमें बेहद ज्यादा वृद्धि हो रही है, बेहद ज्यादा विकास हो रहा है, उस क्षेत्र में आपको सही नियम कायदे बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको नियमन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रेगुलेशन, कि आपको सही रेगुलेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप सही रेगुलेशन नहीं लाओगे तो आपको बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। तो ये सही रेगुलेशन जो है ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि आप जो है सही प्रकार के रेगुलेशंस इस क्षेत्र में लेकर आए। ठीक है, और उन रेगुलेशंस में आपको कोई एक कानून से नहीं आएगा वो रेगुलेशन। डिजिटल इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उन रेगुलेशंस का एक हिस्सा कम से कम ये आपका डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप डिजिटल जाओगे आपका डेटा जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा। तो अगर आपका डेटा शेयर हो रहा है तो उस डेटा की आप सुरक्षा कैसे कर रहे हैं, उस निजता को आप कैसे बचा के रख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये कोई छोटा सवाल नहीं है। ठीक है, नवंबर में एक मसौदा आया था, आपको बता चुका मैं। अब जो इस वाले मसौदे को लेकर जो एक दो चीजें पता चली हैं जो कि चिंताजनक हैं, इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि यार ये चीजें जो हैं ये थोड़ी चिंताजनक है, ये बात अभी सही नहीं है। वो बातें क्या हैं जो इंडियन एक्सप्रेस हमको बताता है? वो कहता है कि सबसे पहली बात जो है इसमें कि किसी भी सरकारी संस्थान को अंतरराष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए इसमें बनाए गए सभी नियमों से छूट दी गई है। भाई देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाने वाला आर्ग्यूमेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसके नाम पे सरकारें आपसे, और हमेशा मतलब पिछले बहुत वर्षों से सरकारें आपसे कुछ भी छुपाती आती हैं, आपके अधिकारों का हनन करती आ रही हैं, और आप उसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि कहा जाता है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। तो यहां पे क्या गया? अच्छा, यह बात याद रखिए कि आपका डेटा जो है वो सरकार भी प्रयोग कर सकती है। सरकार खुद भी अच्छा खासा डेटा इकट्ठा करती है कि नहीं करती? आपका आधार का डेटा है ना, आपका पैन कार्ड है, आपका वोटर आईडी है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके आयकर का डेटा है, इतने सारे आंकड़े आपके सरकार भी तो इकट्ठे करती है। तो भाई
सरकार को भी उन आंकड़ों के प्रयोग पे कुछ तो पाबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या सरकार उस आंकड़े का जैसे दिल में आए वैसे प्रयोग करे, उस डेटा का जैसे दिल में आए वैसे प्रयोग करे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई सरकार भी आपके डेटा का, आपकी निजता का सम्मान करे और आपके डेटा का आपकी इच्छा के अनुसार ही प्रयोग करे, या फिर तभी प्रयोग करे जब यह बहुत जरूरी हो। तो यहां पे कोई सेफ्टी प्रोविजन नहीं डाला गया है। यह कहा गया है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए किसी भी डेटा का प्रयोग कर सकती है, कैसे भी। तो यार मतलब अब कोई मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है या नहीं है, यह कैसे तय होगा, यह कैसे सुनिश्चित होगा? अब कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए फेसबुक पे बैठ के सरकार की आलोचना कर रहा है, सरकार को यह पसंद नहीं आ रहा, अब सरकार उसके आधार कार्ड से, उसके पैन कार्ड से, उसके इनकम टैक्स स्टेटमेंट से उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकती है। उस जानकारी का दुरुपयोग जो है उस व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है और सरकार ये कह सकती है हमें शक था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का तो एक बहुत ही बड़ा विषय है ना, कुछ भी राष्ट्रीय सुरक्षा हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा जो है वो बहुत बहुत नैरो करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय सरकार का विरोध राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती नहीं होता है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा तब होती है जब मैं हिंसा भड़काने का प्रयास करूं, जब मैं किसी शत्रु देश के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करूं, तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा ये थोड़ा ना है कि मैंने सरकार के कानून की आलोचना कर दी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं होता। तो अब पॉइंट यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि के नाम पे सरकारी संस्थानों को इसमें भरपूर छूट दी गई है। तो ये इसका दुरुपयोग हो, ये मैंने यहां पे लिखा संभावित है लेकिन निश्चित है कि इसका दुरुपयोग होगा ही होगा, ये एकदम तय है। तो ये एक इसमें बड़ा बिंदु है जो कि आगे चर्चा में आएगा, निश्चित तौर पे संसद में इस पे चर्चा होगी, अगर संसद में चर्चा होती है तो। दूसरी चीज कि यार डेटा सुरक्षा ठीक से की जा रही है या नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक वॉचडॉग बनाया गया है, एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है डेटा सुरक्षा बोर्ड। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड नाम का एक संस्था बनाई जाएगी। अब यार इस संस्थान का काम क्या है कि वो आपके डेटा की सुरक्षा करे, आपकी निजता की रक्षा करने का प्रयास करे। पर जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपके डेटा को काफी हद तक तो सरकार भी इकट्ठा करती है, सरकार भी प्रयोग कर सकती है। तो इनको कई बार, डेटा सुरक्षा बोर्ड को कई बार सरकार को भी कहना पड़ेगा कि नहीं यार ये गलत तरीका है, आप ऐसे मत कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये वाला कानून आपका ठीक नहीं है, ये डेटा की सुरक्षा के साथ समझौता करता है। ये आपको सरकार को भी कई बार बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। लेकिन इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार करेगी। कैसे बोलेगा यार? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ये तो वही बात है कि मेरा काम है आपकी यूपीएससी की कॉपी चेक करना, और यूपीएससी की कॉपी चेक कौन करेगा? उसकी नियुक्ति आप ही कर रहे हो। अरे भाई फिर तो आप टॉप करोगे ही ना। मतलब आपकी कॉपी कौन चेक करेगा? अगर उस व्यक्ति की नियुक्ति करने का अधिकार आपको हो जाए तो फिर तो आप टॉपर हो ही हो, उसमें क्या डाउट है? वही सेम चीज है ना कि भाई डेटा सुरक्षा बोर्ड को कई बार सरकार पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा, सरकार पर भी नियंत्रण उसको करना पड़ेगा कि यार ये जो आप डेटा का प्रयोग कर रहे हो ये सही नहीं है, ये इसको काम करना है। लेकिन इसको बना कौन रहा है? सरकार बना रही है। यार इसको बनाने का एक स्वायत्त तरीका होना चाहिए। अगर जो है इस पर आप स्वायत्त तरीके से नहीं इसको बना सकते तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसके अधिकार जो हैं वो बस स्टैंप पेपर बन के रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आपने बना रखा है लेकिन वो कुछ करेगा नहीं। तो इसकी स्वायत्तता पर भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। सीमा पार डेटा जब जाता है, यानी कि दूसरे देशों तक जब आपका डेटा पहुंचता है, तो उसको लेकर क्या प्रावधान किया गया है? उसको लेकर प्रावधान क्या किया गया है कि भाई नकारात्मक सूची का प्रावधान किया गया है। यानी कि आमतौर पे डेटा को एक देश से दूसरे देश जाने की अनुमति होगी। हम किसी भी देश के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। कुछ देश जिनको हम चाहते हैं, जिनसे हमें थोड़ा सा शक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए चीन है, भाई चीन के साथ हम डेटा शेयर नहीं करना चाहेंगे, तो हम ऐसी एक नकारात्मक सूची बनाएंगे, एक ऐसी नेगेटिव लिस्ट बनाएंगे उन देशों की जिनके साथ हम डेटा शेयर नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये एक नकारात्मक सूची का प्रावधान जो है, ये हम डेटा को सीमा पार जाने के क्षेत्र में हम ये करने वाले हैं। ये भी व्यवस्था इसमें की गई है, ये भी एक इसमें प्रावधान किया गया है। तो निश्चित तौर पे ये क्लियर है कि जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स है, जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स जो है,
उसका भी इस पर जो है सामरिक आवश्यकताओं पर आधारित यह होगा कि भाई दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है, आपके अभी जिस देश से संबंध अच्छे हैं या संबंध खराब होते हैं, आप उन तक डेटा के प्रवाह को बाधित कर पाओगे, ये एक संभावना यहां पर की गई है। ठीक है, और जिन देशों में प्रतिबंध लगेगा उनके अलावा हर जगह जाना स्वीकार्य होगा। तो ये डेटा का एक अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल जो है, अंतरराष्ट्रीय आवागमन जो है डेटा का, वो इस नियम के माध्यम से संचालित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ये एक थोड़ी चिंताजनक सी बात है जो अब इस देश में, भारत में बहुत आम तौर पर होने लगी है। देखिए, भारत में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, और थिंक टैंक जो होते हैं वो क्या होते हैं? थिंक टैंक जो होते हैं वो ऐसे संस्थान होते हैं जो किसी भी चीज पर, किसी भी मुद्दे पे बहुत डीप रिसर्च करते हैं। थिंक टैंक जो होते हैं वो पढ़ाने का काम नहीं करते। आमतौर पे जब भी मैं रिसर्च की बात करता हूं तो हमारे दिमाग में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का इमेज आता है कि यार कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, ये लोग रिसर्च करते होंगे, ये लोग अनुसंधान करते होंगे। पर केवल ये लोग रिसर्च करें ऐसा नहीं होता। थिंक टैंक इस प्रकार के संस्थान होते हैं जो कई सारे मुद्दों पर, जो कि जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, सरकारी नीतियों से जुड़े मुद्दे होते हैं, अंतरराष्ट्रीय नीतियों से जुड़े मुद्दे होते हैं, उन पर गहरी रिसर्च करते हैं। तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो होते हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स जो कि ना सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पे जाने माने होते हैं, उनमें से बहुत सारे भारतीय भी नहीं होते, विदेशी स्कॉलर्स भी आपके यहां थिंक टैंक से जुड़े होते हैं। तो इस तरह के थिंक टैंक जो होते हैं वो अक्सर सरकार विरोधी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यार आप जब किसी नीति की चर्चा करोगे, आप जब किसी नीति का आकलन करोगे, तो यार आप उसमें कमियां निकालोगे, ये बात सही है। और मतलब ये होना भी चाहिए। एक सही थिंक टैंक का पर्पस यही होना चाहिए कि वो सरकार की नीतियों में कमियां निकाले, सरकार की नीतियों में समस्याएं जो है बताए कि भाई किस तरह की समस्याएं हैं। हालांकि बहुत सारे थिंक टैंक्स पर इस प्रकार के आरोप भी लगते आए हैं कि ये थिंक टैंक जो हैं ये विदेशों से फंडिंग लेते हैं, जो कि बाय द वे नियमों के अनुसार अलाउड है। नियम के अनुसार ये विदेशों से फंडिंग ले सकते हैं, और उस फंडिंग का प्रयोग भारत में कई सारी ऐसी गतिविधियां करने के लिए करते हैं जिससे भारत के आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचे। तो इस सरकार में हमने क्या देखा है कि इस प्रकार के जो थिंक टैंक हैं, जो संस्थान हैं, उन पर शिकंजा कसा गया है। उन पर जो है धीरे धीरे उनको या तो बंद करने का एक काम चल रहा है, या फिर धीरे धीरे उनको इस प्रकार से जिसको हम कहते हैं कुचला जा रहा है, उस तरह की चीज आप देख सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल उनमें से एक था, जिसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हमने देखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए कि ये जो है भारत के आर्थिक विकास में बाधा डालने के लिए विदेशों से पैसा ले रहा है, और उसका जो है जीना यहां पे मुश्किल कर दिया गया। अब अगला जो थिंक टैंक निशाने पर है वो है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, सीपीआर। यार आप में से जिस किसी ने ह्यूमैनिटीज में हायर एजुकेशन प्राप्त की है उसने सीपीआर का नाम सुना होगा। सीपीआर एक ऐसा संस्थान है जिससे भारत के सभी जाने माने जो शिक्षाविद होते हैं, बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद जो हैं, वो इससे जुड़े रहे हैं, या तो फुल टाइम कैपेसिटी में वरना पार्ट टाइम कैपेसिटी में। सभी ने सीपीआर के लिए, सभी तो नहीं कह सकता, बहुत सारों ने सीपीआर के लिए कभी ना कभी काम किया है। सीपीआर के पेपर्स हम सबने पढ़े हैं, सीपीआर के रिसर्च हम सबने देखी है, और ये इसके रिसर्च बहुत वाइड होती है, बहुत सारे मुद्दों पर होती है। जैसे मतलब चुनावों पर भी, ये चुनावों का जो डेटा आता है उसका भी एनालिसिस करते हैं कि भाई कौन सा वर्ग कहां वोट कर रहा है, किस वर्ग के क्या मुद्दे थे। उससे लेके मान लीजिए अभी जो सरकार की स्कीम थी, पीएम पोषण स्कीम जो थी, पोषण स्कीम का प्रभाव कहां कहां पहुंच रहा है, इसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, ये सारी चीजों पर भी ये रिसर्च करता है। ये रिसर्च कई बार ग्राउंड रिसर्च होती है। ये क्षेत्र में जाके स्थानीय जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो मतलब जो कार्यकर्ता होते हैं, उनसे मिलते हैं। ये अलग अलग जगहों पर अपना फील्ड वर्क भी बहुत सारा करते हैं। तो भारत सरकार ने अब जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि सीपीआर पर सीधा सीधा एक आक्रमण जैसा कर दिया है, क्योंकि कुछ महीने पहले क्या हुआ, गृह मंत्रालय ने एफसीआरए का लाइसेंस रद्द कर दिया। एफसीआरए लाइसेंस क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है आपका, उसके तहत क्या होता है कि एफसीआरए एक ऐसा कानून है जो किसी संस्थान को अनुमति देता है कि आप विदेशी सहायता प्राप्त कर सकते हो, आप विदेशी अनुदान प्राप्त कर सकते हो, आपको यह अनुमति मिलती है। लेकिन अगर आपका एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया
तो आप विदेशी अनुदान को प्राप्त नहीं कर सकते। विदेशी अनुदान स्वीकार करने की आपकी क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है अगर आपका एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाता है। यानी कि इसके पहले कुछ महीने पहले गृह मंत्रालय ने सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था। यानी कि अब सीपीआर विदेशी अनुदान नहीं ले सकता, जबकि ये विदेशी अनुदान जो है ये इसकी फंडिंग का बहुत बड़ा स्रोत था। यार कोई भी संस्थान अगर रिसर्च करता है तो उसको फंडिंग चाहिए, उसको पैसा चाहिए। यार वो पैसा अगर विदेशों से आ रहा है तो आपको उसके लिए एफसीआरए का सर्टिफिकेट चाहिए। वो एफसीआरए का सर्टिफिकेट आपके पास अब है नहीं, तो आप विदेशों से तो पैसा अब स्वीकार कर नहीं सकते। ये पहली समस्या है। और खाली बात यहीं पर नहीं रुकी, अभी हाल ही में क्या हुआ, आयकर विभाग ने, भारत सरकार का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने आयकर में छूट का दर्जा भी इसका रद्द कर दिया। आयकर विभाग ने क्या किया कि भाई क्या होता है, इस तरह के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनको अगर आप डोनेट करते हो तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। जैसा आपको पता होगा ना, ये आप में से कई लोग इनकम टैक्स देते होंगे, क्योंकि ये डोनेशन जो होती है तो सीपीआर वगैरह को, इन सबको एक ऐसा दर्जा प्राप्त होता है कि अगर मैं इसको अनुदान देता हूं, इसको डोनेट करता, तो जितने पैसे मैंने इसको डोनेट किए उतने पैसे पर मुझे आयकर से 100% छूट मिल जाती। यानी कि मान लीजिए मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, मैंने 1 लाख रुपए सीपीआर को डोनेट कर दिए, तो मेरा आयकर बस 9 लाख रुपए पे ही कैलकुलेट होगा। वो 1 लाख रुपए ये माना जाएगा, वो 1 लाख रुपए टैक्स फ्री हो गए। ठीक है, तो इससे क्या होता था, डोनर्स जो होते थे वो मोटिवेट होते थे, डोनर्स प्रोत्साहित होते थे कि भाई ये करने पर तो हमको आयकर में छूट मिल जाएगी, तो एक सही चीज है यार, ठीक है, हम इसको ज्यादा से ज्यादा चंदा, ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दे सकते हैं। लेकिन अब अगर आयकर में छूट का दर्जा भी आपने रद्द कर दिया तो फिर निश्चित तौर पे अब जो है डोनेशन की व्यवस्था इसके लिए और कम होने वाली है। विदेशों से डोनेशन आपने बंद कर दिया, स्वदेशी देसी डोनेशन जो है, जो भारत के अंदर से आती थी, उसमें आपने आयकर के लाभ बंद कर दिए। यानी कि लगभग इसका पूरा इंतजाम कर लिया गया है कि सीपीआर जो है अब वो फंड स्टार्व्ड हो जाए, सीपीआर के पास अब फंड ना बचे, जिसके कारण या तो उसे अपने काम को कम करना पड़ जाए या फिर बंद करना पड़ जाए अपने आप को। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई। सीपीआर पे आरोप क्या है, सीपीआर पे आरोप यह है कि छत्तीसगढ़ में खनन का विरोध कर रहे कुछ संस्थान थे जिनको सीपीआर ने पैसा दिया कि भाई, और ये क्या कहा जा रहा है कि भाई आप तो रिसर्च इंस्टीट्यूट हो ना, आप अपने उद्देश्यों से अलग काम क्यों कर रहे हो। यह आपका उद्देश्य नहीं है, बात बिल्कुल सही भी है। यह आपका उद्देश्य नहीं है कि आप किसी विरोध को बढ़ावा दो, आप किसी प्रोटेस्ट को बढ़ावा दो, यह आपका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आपने उनको पैसा दिया, आपने वहां पर उनको धन प्रदान किया, जिसके जरिए छत्तीसगढ़ में खनन जो हो रहा है, माइनिंग जो हो रही है, उसका विरोध किया गया। अब यार इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं कि हो सकता है कि सीपीआर ने वास्तव में उस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने में आर्थिक सहायता दी हो। अगर ऐसा किया है तो फिर यह निश्चित तौर पे गलत है। लेकिन यह भी हो सकता है कि सीपीआर ने वो खर्चा जो है अपने रिसर्च को फैसिलिटेट करने के लिए किया हो, कि भाई किसी भी समय पे सीपीआर, मान लीजिए अगर अपनी रिसर्च के लिए आप बातें करते हैं लोगों से मिलते हैं, तो आपको कई बार उनको एक जगह बुलाना पड़ता है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। तो रिसर्च में फंडिंग इसीलिए चाहिए होती है ना, इस तरह का ही खर्चा होता है रिसर्च में, तो इस प्रकार की खर्चे आपको करने पड़ते हैं। इस पर यह वास्तविकता में क्या हुआ, या फिर इसके जो आरोप हैं इस पर कोई निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, कोई इसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई, कहीं पर इसकी जांच रिपोर्ट को कहीं पब्लिश नहीं किया गया, ताकि सभी को समझ में आ पाए कि यार सीपीआर ने एग्जैक्टली किया क्या है, इस पर यह कार्रवाई क्यों की जा रही है। तो यह मानने का पर्याप्त आधार है, क्योंकि सीपीआर जैसे कोई भी थिंक टैंक होना चाहिए, वो कई बार सरकार का आलोचक रहा है, सरकार की नीतियों का आलोचक रहा है, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है, यह मानने का पर्याप्त आधार है। ठीक है, तो एक तरफ सरकार यह कहती है कि भाई हम शोध को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाते हो कि यार हम रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे, फंडिंग बढ़ाएंगे रिसर्च के लिए, बहुत अलग अलग तरह की रिसर्च करेंगे क्योंकि रिसर्च में हम लोग पीछे हैं। एक तरफ आप ये कहते हो, दूसरी तरफ ऐसे थिंक टैंक जो कि वास्तविकता में रिसर्च में लगे हुए हैं, वो उनको आप रोकने का प्रयास कर रहे हो। तो इंडियन एक्सप्रेस यार यहां पे ये कहता है कि आपको प्रयास ये करना चाहिए कि जब मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मेरे को इस सरकार से बस एक ही प्रॉब्लम हमेशा लगती है, वो ये है कि ये बहुत थिन स्किन्ड है, मतलब ये आलोचना को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। ये एक बहुत विचित्र बात है, ये एक बहुत ही विचित्र बात है कि किसी भी सरकार के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप आलोचना को सुने और स्वीकार करें।
मतलब कई बार एक्चुअली कई बार ऐसा छात्रों के साथ भी होता है। एक बच्चा लेके आता है, सर मेरा बताइए, मैंने आंसर लिखा है, कैसा है। मैं बताता हूं कि यार अच्छा है, लेकिन देखो ये गलत है, यहां पे ऐसा नहीं करके वैसा करो। फिर वो कहता है नहीं सर, इसका तो ये मैंने ऐसा इसलिए किया, यही सही है, यही सही है। तो अगली बार मैं क्या कहता हूं कि ठीक है यार, अब आपको जब मेरी सलाह सुननी ही नहीं है या फिर आपको आलोचना स्वीकार ही नहीं करनी, तो फिर आप उसका क्या कर सकते हैं। तो सरकारों के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि वो सिर्फ अपनी हां में हां मिलाने वाले थिंक टैंकों को प्रोत्साहन न दें, क्योंकि इससे आखिरकार सरकार का ही फायदा होगा। अगर आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है, अगर आपको सही तरीके की आलोचना प्राप्त होती है, तो उससे सरकार की नीतियों में भारी सुधार होता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस तरह की आलोचना जो है उसको एनकरेज किया जाना चाहिए। तो ये एक संस्कृति हमको विकसित करनी पड़ेगी कि सरकारें जो हैं वो अपनी आलोचना सुने, और वो आलोचना भी ऐसी वैसी आलोचना नहीं है। वो ऐसी आलोचना नहीं है कि एक आदमी चाय की दुकान पे बैठ के बोल रहा है बेकार सरकार है, ये नहीं है। ये लोग पूरा शोध कर रहे हैं, पूरा अनुसंधान कर रहे हैं और आंकड़ों पे आधारित आलोचना कर रहे हैं। तो यार ऐसी आलोचना तो वरदान होनी चाहिए, ऐसी आलोचना का तो और ज्यादा स्वागत किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इस तरह के संस्थान देखिए जो सरकारी नीतियों का भी एनालिसिस करते हैं, निश्चित तौर पे वो सरकार से फंडिंग नहीं लेना चाहते। उनका एक स्टैंड पॉइंट होता है कि यार अगर हम सरकार से फंडिंग लेंगे तो फिर सरकार ही तय करेगी ना हम क्या लिखें। तो हम सरकार से फंडिंग नहीं लेना चाहते, इसलिए हम निजी फंडिंग पर निर्भर थे। लेकिन निजी फंडिंग के सारे रास्ते सरकार ने लगभग बंद कर दिए हैं। तो ये एक खराब संकेत है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। क्या है ये? एक खराब संकेत है। मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूं कि जो जांच है वो जांच ना की जाए, जांच बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये कदम जो है ये सीपीआर संस्थान को समाप्त कर देगा, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और साथ के साथ ये जो संदेश जाएगा ये केवल सीपीआर को नहीं जाएगा, ये देश में सारे शोध के माहौल को प्रभावित करेगा। सबको ये समझ में आएगा कि यार शोध के लिए सरकार जो कहती है वो बस कहने की बातें हैं। वास्तविकता में आप अगर सरकार के पक्ष की बातें नहीं लिख पाते हो तो फिर आपको शोध करने नहीं दिया जाएगा। ये एक संदेश भी फैलेगा जो कि एक अच्छा संदेश नहीं है एक लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, चलिए चलते हैं जल्दी से आज के आखिरी आर्टिकल पे जो कि बिजनेस लाइन से है। तो यार देखो, स्टॉक मार्केट एक जमाना था जब स्टॉक मार्केट कागज पे कलम से नोट्स बना के चलता था। आपने एक फिल्म आई थी अभिषेक बच्चन की, मणिरत्नम साहब की फिल्म थी गुरु, आपने शायद उसमें देखा होगा, जो धीरूभाई अंबानी के जीवन पे आधारित थे कि लोग इशारे करते थे और लिख देते थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे काम चलता था। अब तो ऐसे नहीं होता, अब सब डिजिटल है। अब सारे स्टॉक, सारी डील, सारा व्यापार जो होता है वो डिजिटल तरीके से होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक स्टॉक बाजार जहां पर कि शायद हजारों करोड़ रुपए का लेन देन रोजाना होता है, क्या वो डिजिटली सुरक्षित है? क्या वहां पे साइबर अटैक को लेकर सुरक्षा की व्यवस्था बढ़िया बनाई गई है या नहीं बनाई गई? पिछले कुछ समय में देश में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहां साइबर अटैक हुए। जैसे एम्स का आपको पता चला होगा। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं हमारे देश का मीडिया जो है आजकल वो कोई भी ऐसी चीज नहीं छापता जिससे सरकारें अनकंफर्टेबल हो जाए, या ऐसे कम से कम टीवी पे तो नहीं आता। तो कई हफ्ते तक एम्स का जो पूरा सर्वर था वो हैक कर लिया गया था। उस पे एक रैंसमवेयर का अटैक हो गया था। और एम्स के, अब अगर आप एम्स में दिखाने जाओ तो पर्चियां हाथ से लिख के कट रही थी क्योंकि ऑनलाइन डेटा सारा कैप्चर हो गया था, वो आप नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत कम लोगों को पता चला, लेकिन ये वास्तविकता है। कई सप्ताह बाद उसको छुड़ाया गया। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी कई बार ऐसा हुआ है कि बिजनेस बंद करना पड़ा है कुछ समय के लिए कि भाई किसी प्रकार के अटैक के आसार लगे, किसी प्रकार के लीकेज के आसार लगे, इसलिए व्यापार को बंद करना पड़ा है। तो सेबी ने अब क्या किया है, एक आदेश जारी किया है जिसपे सेबी ने कहा है कि भाई संवेदनशील एसेट्स की हम पहचान करेंगे कि हमारे स्टॉक मार्केट में जो भी डिजिटल हमारे पास सूचनाएं हैं उनमें से कौन कौन सी संवेदनशील हैं, उनकी हम पहचान करेंगे और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे। साथ के साथ सेबी ने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को आदेश दिए हैं कि भाई तुम्हारे यहां अगर कोई साइबर अटैक होता है तो तुम्हारा एसओपी क्या होगा। एसओपी क्या होता है? एसओपी होता है कि आप करोगे क्या। मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मतलब आप समझ रहे हो, एसओपी का तात्पर्य यह होता है कि जैसे मान लो आप जहां बैठे हो वहां आग लग जाए, तो आपका स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। ठीक है, आपका एसओपी क्या है, इसका आपका मेथड क्या है, आपके चरणबद्ध आपका कदम क्या है। तो ऐसे ही अगर सेबी ने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को बोला है कि आप पर अगर साइबर अटैक हो जाए तो भैया उसका एसओपी क्या है, आप क्या करोगे, पहला कदम क्या है, दूसरा कदम क्या है, तीसरा कदम क्या है, वो नहीं काम किया तो अगला कदम क्या है, ये सब लिखो।
ये सब लिख के डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ये एसओपी बनाना अनिवार्य है। इसके अलावा बार बार समय समय पे आप अपने सारे सिस्टम्स का जोखिम मूल्यांकन करो और भेदन परीक्षण करो समय समय पे। ये ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया आप बस ठीक है 5 साल तक चल रहा है। समय समय पे आप ये देखो कि भैया कितना रिस्क है, और खुद आप इसको हैक करने की कोशिश करके देखो हैक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये इस तरह के परीक्षण जो है आपको निरंतर करते रहने पड़ेंगे, और इसकी रिपोर्ट बना के आप सेबी को भेजें, ये आवश्यक कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा सेबी ने यह भी कहा है कि ये सारे प्रावधान केवल स्टॉक एक्सचेंजेस पे नहीं है। मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज किसी थर्ड पार्टी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर प्रयोग करता है, मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किसी भी अन्य संस्था का, किसी भी अन्य कंपनी का बनाया हुआ उत्पाद यूज करता है, तो उस पर भी ये करना पड़ेगा। तो उसको भी इस तरह के चेक लेने पड़ेंगे कि भाई हम जो है डिजिटल सुरक्षा की दृष्टि से आगे हैं या नहीं हैं, हम तैयार हैं भी या नहीं है, ये जानकारी उनको भी लेनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे बाजार पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है, इस प्रकार की नीतियां बहुत जरूरी हैं। ये बात सही है, इसमें कुछ ऐसी बात है नहीं। ठीक है, चलिए बस इतना ही आज हमें करना था, समय भी खत्म हो चला है। जल्दी से आज के प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल जो है वो क्या है? आपका आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की कीमत की स्थिरता आवश्यक है। अगर आपको किसी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाना है तो लगभग एक स्थिरता उसमें होनी चाहिए। आज आपको पढ़ाया था जो वरुण गांधी वाला आर्टिकल था, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। विमुद्रीकरण से रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने में सहायता मिली है, ऐसा हुआ है क्या? मैंने क्या बताया था? नहीं हुआ। कि विमुद्रीकरण से रुपए में विश्वास जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कम हुआ है, तो यह सहायता नहीं मिली। दूसरा कथन आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या है? एफसीआरए लाइसेंस किसी संस्थान को विदेशी सहायता लेने के योग्य बनाता है, बिल्कुल सही बात है, यही आपको बताया। एफसीआरए के लिए यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय प्रदान करता है? नहीं, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रदान करता है। होम मिनिस्ट्री तय करती है कि किस संस्थान को यह दिया जाए और ना दिया जाए, तो यह गृह मंत्रालय प्रदान करता है। तो यह भी आपका दूसरा कथन यहां पर भी गलत है। ठीक है, आपका आज का सब्जेक्टिव प्रश्न क्या है? बहुत ही सिंपल सा है, संपूर्ण सोशल मीडिया एक संस्थान के पास जाने से निजता के अधिकार को खतरा है, चर्चा कीजिए। एकदम सरल सवाल है। जो भी आपको मेटा वाली न्यूज आज पढ़ाई मैंने, थ्रेड्स वाली, वो वाली न्यूज की आपको समरी बतानी है कि भाई किस तरह से डेटा जो है आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह का डेटा शेयर करते हो, लेकिन अगर सब एक के ही पास है तो एक तो एकाधिकार हो जाएगा, और दूसरा वो व्यक्ति जो है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे डेटा भेज सकता है। जैसे मान लीजिए आप ट्विटर पे कुछ लिखते हो अपने विचार, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपने जो आपके फोटो डाले हैं या जो लिखा है वो उस विचार से, वो उन विचारों से सहमत है या नहीं है, वो एक अलग बात है। तो ये डेटा का आदान प्रदान हो पाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी निजता जो है उसका हनन करके आपको सामान बेचने का प्रयास किया जाएगा, आपका जो उत्पाद के तौर पर आपको बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। इस पर आपको बहुत ही सिंपल से 4-5 पॉइंट्स बस यही लिखने हैं जो आपको मैंने मेटा वाले न्यूज में बताए। ठीक है, जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं भाई, P2I बैच जो है हमारा कब शुरू हो रहा है? 10 जून को। आज 7 तारीख है, 3 दिन और हैं। सुबह 8 बजे से क्लास होगी, जल्दी उठने की आदत पड़ेगी, जीवन में अनुशासन आएगा। जरूर जुड़िए इस बैच से। प्रारंभिक परीक्षा से इंटरव्यू तक के लिए आपको जो भी चाहिए, आपको क्लासेस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन, किताबें, सब कुछ आपको यहां मिलेगा। प्रीलिम्स के बाद आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, यहां पर रखकर आपको ऑफलाइन तैयारी भी कराई जाएगी। ये सारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं मात्र 29,999 रुपए में, अगर आप एजे लाइव कोड प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल मत चूकिए, आज ही एनरोल इस कोर्स में कीजिए। ठीक है, साथ के साथ अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे साथ कोई सवाल पूछना है आपको, तो आपके पास तरीके हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी। अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studyIQ.com मेरा ईमेल आईडी है। इन सभी तरीकों से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और www.studyIQ.com हमारे संस्थान की वेबसाइट है, जहां पे जाके आप हमारे द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपसे मिलूंगा कल शाम 4 बजे। कल सुबह इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होगी, मैं आपसे मिलूंगा कल शाम 4 बजे हिंदी में हिंदू के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।